नमस्ते। अग्निपथ स्कीम पर ये वीडियो का दूसरा भाग है। तो जैसे हमने कल देखा कि अगर अग्निपथ स्कीम आने वाले 15 या 20 वर्षों तक लागू रहता है तो हमारी सैन्य शक्ति घटकर आधी हो जाएगी या आधे से भी कम हो जाएगी। क्या इस स्कीम में और भी खामियां हैं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। अग्निवीर स्कीम के लागू होने से पहले अगर कोई नौजवान सेना में भर्ती होना चाहता तो उसकी ट्रेनिंग की जाती 9 महीने के लिए। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, अग्निवीर स्कीम में इस ट्रेनिंग की अवधि को माने प्रशिक्षण की जो अवधि है उसको कम करके 6 महीने का कर दिया गया। तो कई सारे हमारे जो वेटरन्स हैं उनका कहना है कि 6 महीने की ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही कम है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम उस नौजवान सिपाही से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पलटन में शामिल हो जाए और वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी सारी कर्तव्यों को ठीक से निभाए। उदाहरण के लिए हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं। तो इंडियन आर्मी की जो अलग अलग आर्म्स है जैसे इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, इंजीनियर्स इत्यादि, तो जो जवान इन्फेंट्री में जाएगा उसकी ट्रेनिंग 9 महीने की होती थी, लेकिन अब उसको घटाकर 6 महीने का कर दिया गया है। लेकिन अगर कोई सिपाही आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर या इंजीनियर्स में भर्ती होना चाहता है तो उसकी जो ट्रेनिंग है वो पहले 9 महीने से भी ज़्यादा की जाती। तो सबसे पहले क्या होता कि 9 महीने तक उनको बेसिक इन्फेंट्री ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसके बाद उनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है। माने जिस भी ब्रांच में वो जाना चाहते हैं, जिस भी आर्म में वो जाना चाहते हैं, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, इंजीनियर्स इत्यादि, तो उस आर्म के लिए, उस ब्रांच के लिए उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती ताकि वो उन सारे कार्यों को करने में सक्षम हो सके। तो 9 महीने की इन्फेंट्री ट्रेनिंग और उसके बाद जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है वो डिपेंड करता है कि आप किस आर्म में जाने वाले हो। मान लीजिए अगर किसी सिपाही को इंजीनियरिंग कोर में जाना है तो वहाँ पर उसको जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो ट्रेनिंग ही 2.5 साल की होगी। 30 महीने की ट्रेनिंग होती है वहाँ पर। तो उस ट्रेनिंग के अलग अलग फेजेस होते हैं। पहले स्टेज में उस रिक्रूट को बेसिक इन्फेंट्री की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद दूसरे स्टेज में उसको डेमोलिशंस, ब्रिजिंग और कॉम्बैट इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि उनको ब्रिज बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मान लीजिए युद्ध में कहीं पर हैवी इक्विपमेंट को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह और बीच में कहीं पर ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको बनाने की ट्रेनिंग कॉम्बैट इंजीनियर्स को दी जाती है। साथ ही साथ उन्हें माइनफील्ड क्लियर करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके बाद जो तीसरी स्टेज होती है वहाँ पर उनको ट्रेड की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेड का मतलब कोई भी ट्रेड हो, जैसे कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, उस ट्रेड की ट्रेनिंग दी जाती है। इन तीनों स्टेजेस को कंप्लीट होने में 30 महीने लग जाते हैं। 30 महीने के ट्रेनिंग के बाद भी जब वो नया रिक्रूट अपने यूनिट ज्वाइन करता है, वो रिक्रूट अपनी सारी ड्यूटीज़ को ठीक तरीके से नहीं निभा पाता क्योंकि उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये है कि जब वो रिक्रूट अपने सीनियर्स की निगरानी में या अपने सीनियर्स के सुपरविजन में काम करेगा, तब वो कुछ सालों बाद एक अच्छा और इफेक्टिव सोल्जर बनेगा। लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं अग्निपथ स्कीम में कि 4 साल का तो इन्होंने पीरियड दिया है। इसका मतलब ये है कि जब कोई रिक्रूट ट्रेनिंग करने के बाद अपने यूनिट को ज्वाइन करता है और धीरे धीरे आने वाले 2 या 3 वर्षों में वो अपने स्किल लेवल को बढ़ाते जाता है, लेकिन तब तक 4 वर्ष पूरे हो चुके होंगे। तो जब एक सोल्जर तैयार हो रहा है, आप उसको बोल रहे हो कि भैया अब यहाँ से निकलने का समय आ गया। तो जैसा कि आप समझ सकते हो कि इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी समय निकल जाएगा। लेकिन अग्निवीरों के पास, सो कॉल्ड अग्निवीरों के पास इतना समय भी तो नहीं है, क्योंकि वो जा ही रहे हैं सिर्फ 4 वर्षों के लिए और पहले की 6 महीने ट्रेनिंग होगी और हर वर्ष आप मान लो 45 दिन छुट्टी, तो फिर 3 सालों में लगभग 5 महीने। तो आप कह सकते हो कि 4 सालों में लगभग 1 साल तो ऐसे ही निकल गया। तो इनके पास समय है आर्मी में काम करने के लिए सिर्फ 3 सालों का। और जब वो अपनी 6 महीने की ट्रेनिंग ख़त्म करके अपनी यूनिट में जाएंगे तो वो तो एकदम नौसिखिए। नौसिखिए क्या मतलब, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एमेच्योर सोल्जर्स होंगे।
आप ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर के उसको किसी लड़ाई में भेज दो। ऐसा तो कोई भी कमांडर नहीं करने वाले। तो होगा क्या कि इन लोगों को अपने यूनिट में जाने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करना होगा। सेना के विशेषज्ञों का कहना है, माने जो हमारे आर्मी के स्पेशलिस्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि एक जवान को तैयार करने में लगभग 5 से 6 वर्ष लग जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ अग्निवीरों के पास 4 सालों का समय है। एक अच्छे जवान बनने के लिए 4 से 6 वर्ष लग सकते हैं। तो ऐसे में इन अग्निवीरों की ट्रेनिंग का होगा क्या? अगर इन अग्निवीरों को ठीक तरीके से ट्रेन किए बिना ही अगर हम इनको उतार देंगे मैदान में, अगर हम इनको जंग में भेज देंगे, तो इनके पास ना ही ढंग की ट्रेनिंग होगी और ना ही इनके पास अनुभव होगा। तो ये अपने लिए और अपनी यूनिट के लिए खतरा बन सकते हैं। अंग्रेजी में एक बहुत ही एक फेमस कोट है, एक कहावत है, जो मैंने कई वर्षों पहले अपने फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट किया था। वो कहते हैं कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो इसका कहने का मतलब ये है कि शांति के समय आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करोगे, जितना अपना पसीना बहाओगे, उतना ही कम युद्ध में आपका खून बहेगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अग्निवीरों के पास ट्रेनिंग के लिए समय नहीं है। इनके पास सिर्फ 4 वर्षों का समय है और उसमें अगर हम इनको बहुत ज़्यादा ट्रेन कर देते हैं और उसमें मान लो 2 या 3 साल निकल जाते हैं, तो इनके सर्विस के सिर्फ 1 साल बचते हैं। वहाँ पर सिर्फ 1 ही साल बचा रहेगा और उस 1 साल के बाद वो निकल जाएगा। फिर उसके बाद अगले साल नए अग्निवीर आएंगे, फिर उनको ट्रेन करो, फिर उनके पीछे 2 या 3 साल आप लगाओ, फिर वो वापस अगले साल निकल जाएंगे। तो इतना सब कुछ उनके पीछे समय लगाने के बाद, इतनी सारी रिसोर्सेस को खर्च करने के बाद, हमारे पास उन रिसोर्सेस का लाभ उठाने के लिए, उस सैनिक के अनुभव का लाभ उठाने के लिए सिर्फ 1 या 1.5 साल ही मिल रहा है। तो ये कोई अच्छी स्कीम नहीं है। आप किसी भी बिजनेस का ही एग्जाम्पल क्यों ना ले लो। जैसे मैं कंप्यूटर्स का सेल्स एंड सर्विस का बिजनेस करता हूँ, तो मान लीजिए मेरे दुकान में कोई नया बंदा आता है काम करने के लिए और वो काम सीखता है। उसको काम सीखने में 1 या 2 साल लग जाते हैं। 2 साल बाद मैं देखता हूँ कि उसने काम अच्छे से सीख लिया और वो सारा काम ठीक से कर रहा है। तो आप बताइए कि मैं क्या चाहूँगा? क्या मैं ये चाहूँगा कि उसको मैं नौकरी से निकाल दूँ और किसी और को लेकर के आऊँ और फिर उसको ट्रेन करते बैठूँ? या जिस बंदे को मैंने ट्रेन कर दिया है, मैं ये सोचूंगा कि भाई जितने साल हो सके वो मेरे साथ रहे, जितने साल हो सके वो मेरे साथ ही काम करे, ताकि जो भी मैंने उसको ट्रेनिंग दी है उसका पूरा लाभ मुझको और मेरी कंपनी को मिल सके। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बिजनेसमैन हो वो तो यही कहेगा कि जो मेरे स्टाफ है, जो मेरे दुकान पर काम करते हैं, जिसको मैंने टेक्निकली ट्रेन किया है, वो जितने लंबे समय तक मेरे साथ काम करेंगे मेरे लिए तो उतना ही अच्छा है। तो ये रही बात एक छोटी सी बिजनेस की। ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया, एक छोटे से बिजनेस का मैंने उदाहरण दिया। लेकिन ये जो अग्निवीर स्कीम को लाया गया है, वो किसी बिजनेस के लिए नहीं लाया गया, वो हमारे पूरे देश के लिए लाया गया है, हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस के लिए लाया गया है। तो जहां पर बात आती है हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी की, तो हम ऐसे नौसिखियों पर या एमेचर्स पर किस हद तक भरोसा कर सकते हैं? तो अब आप ऐसे सोचिए कि आपके सामने 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है, एक विकल्प ये है आपके सामने कि जो आपके जवान हैं वो 4 वर्षों तक आपके साथ रहेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है कि एक बार वो अंदर आ जाएंगे तो वो लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि उनकी ट्रेनिंग का पूरा लाभ आपकी संस्था को, हमारी आर्मी को मिलेगा और जितना समय वो फील्ड में हमारे कमांडर्स के साथ, उनके सीनियर्स के साथ बिताएंगे, उतनी ही ज़्यादा उनकी एक्सपीरियंस बढ़ती चली जाएगी और देश को उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। तो इन दोनों ऑप्शंस में आपके हिसाब से कौन सा बेटर ऑप्शन है? वैसे मुझको लगता है कि जो सेकंड ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सिपाही बनना ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि आज मैंने सोच लिया मैं कल बन जाऊंगा, कि आज मैंने सोच लिया मैं 6 महीने, साल भर या 2 साल की ट्रेनिंग में बन जाऊंगा। नहीं, सिपाही बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, तब जाकर के 5, 6, 8, 10 वर्षों में आप एक अच्छे जवान बन सकते हो। एक ऐसा जवान जो देश की रक्षा कर सके। जैसा कि हम जानते हैं हमारे जवानों को अलग अलग एनवायरनमेंट्स में काम करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए रेगिस्तान में, माने डेजर्ट में, कभी जंगलों में उनको काम करना पड़ता है,
कभी हाई अल्टीट्यूड माउंटेन्स पे काम करना पड़ता है, जैसे हिमालयास में काम करना पड़ता है। तो इन अलग अलग एनवायरनमेंट्स की ट्रेनिंग भी अलग अलग होती है। और ये जो हुनर है आप 6 महीने में तो नहीं सीख पाएंगे। मुझको ऐसा लगता है कि 6 महीने में इतना सब कुछ सीख पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो जहाँ पर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, यहाँ पर ट्रेनिंग मिल रही है केवल 6 महीनों की। और इस ट्रेनिंग को लेने के बाद ऐसा कहना तो बहुत ही मुश्किल होगा कि वो हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कैपेबल हो चुके हैं, सक्षम हो चुके हैं। ये तो बात हुई हमारे थल सेना की, माने आर्मी की। लेकिन नेवी और एयरफोर्स का क्या? नेवी और एयरफोर्स में जो हाईटेक है, या जिसको हाई टेक्नोलॉजी, हाईफाई टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं, उसका प्रयोग तो और भी ज़्यादा होता है, आर्मी से तो कई गुना ज़्यादा होता है। अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो हमारे जवान जब अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करके अपनी पोस्टिंग पर जाते हैं तो पहले 4 या 5 वर्षों तक उनको केवल एक असिस्टेंट के रोल में रखा जाता है। उसको सिर्फ ऐसे काम दिए जाएंगे कि भाई स्क्रू ड्राइवर हैंडल करना, या ये टूल पास करना, वो टूल पास करना। उस नए बंदे को बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा अनस्किल्ड जैसा काम जिसको बोलते हैं, वो काम उनको दिया जाएगा। एयरक्राफ्ट को रिपेयर करना या किसी भी पार्ट को रिपेयर करना, ये सारे काम उनको दिए भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो उनके सीनियर्स हैं वही इस काम को करेंगे। पहले 4 या 5 वर्षों तक उनको किसी भी फाइटर जेट या किसी भी एयरक्राफ्ट के आसपास आने की अनुमति भी नहीं होगी, उनके पास परमिशन भी नहीं होगा कि वो वहां तक जा सके। नेवी और एयरफोर्स में काम करने के लिए कम से कम 5 या 6 वर्षों का ट्रेनिंग लग जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो हमारे वेटरन्स हैं ये उनका कहना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ पढ़कर सुनाना चाहूँगा जो एडमिरल अरुण प्रकाश जी ने कहा है। एडमिरल अरुण प्रकाश जी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रह चुके हैं। इसका मतलब जो हमारी नेवी है, जो हमारी जल सेना है, उसके वो चीफ या अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पोस्ट है। तो उनका ये कहना है कि in case of the Navy and Air Force, it must be recognized that at least 5 to 6 years are required before a new entrant can acquire enough hands-on experience to be entrusted with the operation or maintenance of lethal weapon systems and complex machinery and electronics. तो अरुण प्रकाश जी का यह कहना है कि एयरफोर्स और नेवी में किसी भी नए सैनिक को कम से कम 5 या 6 वर्ष लग ही जाते हैं इन सारी नई टेक्नोलॉजीज को सीखने के लिए, और जिसको कहते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, माने काम करते हुए जो वो सीखते हैं, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, उस चीज़ को हासिल करने में 5 या 6 वर्ष लग जाते हैं। और उसके बाद ही इन जवानों को जो हमारी कॉम्प्लेक्स वेपन सिस्टम्स है और जो मशीनरी है और इलेक्ट्रॉनिक्स है उस पर काम करने की अनुमति मिलती है। तब तक वो वहाँ पर सिर्फ काम सीख रहे होते हैं, माने वो एक ट्रेनी होते हैं, ना कि एक प्रोफेशनल। इस अग्निपथ स्कीम पर और भी कई सारे प्रश्न उठाए गए हैं, जैसे कमिटमेंट। जब कोई जवान आर्मी में जाता है तो उसको पता होता है कि वो अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इन जवानों के साथ बिताने वाला है। तो जब वो उस एनवायरनमेंट में जाएगा और उसको पता होता है कि अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पर वो बिताने वाला है, तो उनकी जो कमिटमेंट होती है वो एक अलग लेवल की होती है, और उनकी जो लॉयल्टी होती है, माने वफादारी जो होती है अपने साथियों के प्रति और अपने देश के प्रति, वो एक हायर लेवल की होती है, अलग लेवल की होती है। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि ये जो नई स्कीम आई है, इसमें जो हमारे जवान होंगे वो सिर्फ 4 सालों के लिए जाएंगे। तो जब उनको पता है कि 4 साल के बाद इस यूनिट में वो रहने नहीं वाले, 75% ये चांस है कि वो रहने ही नहीं वाले, क्योंकि 25% जवानों को ही लिया जाएगा और 75% जवानों को निकाल दिया जाएगा। तो उनको पता है कि सेना में रहने के उनके चांसेस बहुत ही कम हैं। तो जब वो इस माइंडसेट से आएंगे कि भाई उनको पता ही नहीं है कि उनकी नौकरी पक्की है या नहीं, और अगर उनको कुछ हो जाता है तो आने वाले समय में उनको पेंशन भी तो नहीं मिलने वाली, तो उनकी कमिटमेंट में फ़र्क पड़ेगा। आप ऐसे मान लीजिए कि कोई
नया जवान अब उसने एनरोल किया अपने आप को इस नए अग्निवीर स्कीम में। उसने 6 महीने की ट्रेनिंग ले ली और उसके बाद जब अपने वो यूनिट में गया तो वहाँ पे जैसे मैंने आपको समझाया 6 महीने की ट्रेनिंग से कोई भी सोल्जर नहीं बनता, उसको और भी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर अपने यूनिट में जाने के बाद वो और 1 या 2 साल और भी ट्रेनिंग करता है। तो ऐसे करते करते 2 से 3 साल उसके निकल जाते हैं। तो ट्रेनिंग में 3 साल निकल गया और बचा है उसके पास केवल 1 साल। तो वो जवान सोचेगा कि भाई देखो, मैं अभी अपने आखिरी साल में आ गया हूँ, चौथे साल में, और 75% चांसेस है कि मैं दोबारा इस यूनिट में नहीं लिया जाऊंगा। तो मैं क्यों रिस्क लूँ? क्यों नहीं मैं इस आखिरी साल को थोड़े सेफ तरीके से निकाल दूं, ताकि अगर ये साल खत्म हो जाता है तो उसके बाद मुझको सरकार की ओर से 12 लाख रुपए मिल जाएंगे और उस पैसे को लेकर के मैं अपने गांव में जाकर के हो सकता है कोई बिजनेस कर लूंगा या कोई खेत खरीद लूंगा या जो भी उसको काम करना है, कोई छोटा मोटा काम करना है या कोई साइड बिजनेस करना है, तो वो काम मैं कर लूंगा। तो आखिरी साल में मैं क्यों इतना रिस्क लूं? तो ये मेंटालिटी उस जवान में आ सकती है। इसके अलावा इस स्कीम पर और भी कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मिलिट्री में टीम स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक यूनिट की तरह आपको काम करना चाहिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सीमलेस, माने कोई गलती ना हो, एकदम परफेक्ट तरीके से आपको आपस में मिलकर काम करना होता है। लेकिन जो अग्निवीर है वो अपने दूसरे सोल्जर्स को, माने जो दूसरे अग्निवीर हैं, वो तो कंपटीशन की तरह ही देखेंगे उनको। उनको तो यही लगेगा कि ये हमारे साथ कंपटीशन कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी अग्निवीर है उसमें से केवल 25% को लिया जाएगा और 75% को निकाल दिया जाएगा। तो हर जवान ये कोशिश करेगा कि वो इस 25% में आ सके। तो आपस में मिलजुल करके काम करने के बजाय हो सकता है ये अपने साथियों को अपनी कंपटीटर के रूप में देखेंगे, और अगर ऐसा होगा तो पूरे के पूरे यूनिट की मोराल पर एक बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर ये अग्निवीर ऐसे सोचेंगे कि भाई मुझको तो 11-12 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो मुझको खामोखा रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है। अगर वो ऐसा सोचते हैं तब भी हमको एक प्रॉब्लम है। और अगर वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मुझको इस 25% में आना है और मुझको अपनी जगह बनानी है सेना में, तो तब वो एक दूसरे के कंपटीटर बन जाएंगे, एक दूसरे से वो स्पर्धा करने लगेंगे, तब भी वो एक प्रॉब्लम बन जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्कीम में कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। 4 साल बाद जब अग्निवीरों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा या उनको फौज से वापस भेज दिया जाएगा, तो सरकार का कहना है कि क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस होगी और अग्निवीर का जो सर्टिफिकेट होगा इनके पास, उसके चलते उनको किसी दूसरी नौकरी को ढूंढना काफ़ी आसान हो जाएगा। और सरकार का तो ये भी कहना है कि कई सारे सरकारी संस्थानों में 10% तक नौकरियां रिजर्व्ड होंगी। लेकिन क्या ये वास्तव में संभव है? जो वर्तमान की परिस्थिति अगर आप देखोगे, तो जो हमारे जवान इतने सालों से रिटायर होते आ रहे हैं, जिनको एक्स सर्विसमैन कहा जाता है, तो उनकी हालात कैसी है? क्या वे नौकरी ढूंढने में सक्षम हैं फौज से निकलने के बाद? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का। उनका ये कहना है कि लगभग 11 लाख ग्रुप सी सरकारी नौकरियों में से केवल 14,000 एक्स सर्विसमैन को नौकरियां मिली हैं और लगभग 3,25,000 ग्रुप डी सरकारी नौकरियों में से केवल 8,500 के आसपास हमारे एक्स सर्विसमैन को नौकरियां मिली हैं। तो अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो आप पाओगे कि ग्रुप सी की नौकरियों की जहां तक बात है, वहां पर हमारे एक्स सर्विसमैन को लगभग 1% या 1% जॉब्स मिल रही हैं, और ग्रुप डी के जो जॉब्स है वहां पर हमारे एक्स सर्विसमैन को लगभग 3% के आसपास नौकरियां मिल रही हैं। तो ये तो स्थिति है आज की। आज जब अग्निवीर स्कीम नहीं है तब ये हालात हैं हमारे। आप सोच लीजिए कि अगर अग्निवीर स्कीम आ जाए और उसके बाद हर वर्ष इन 75% जवानों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो क्या वे बाहर जाने के बाद क्या उन्हें कोई और नौकरी मिलेगी? क्या सरकार इसका आश्वासन दे सकती है? सरकार ने तो कहा है कि हाँ, हम अश्योरेंस देते हैं, लेकिन अश्योरेंस और गारंटी में बहुत बड़ा फर्क होता है।
और जैसे मैंने आपसे कहा, जो आज के हमारे एक्स सर्विसमैन के हालात हैं, उनको देखकर इन अग्निवीरों के मन में कोई कॉन्फिडेंस तो नहीं आने वाला। वैसे मैं यहाँ पर ये कह दूं कि अग्निवीरों को नौकरी मिलेगी या नहीं, ये मेरे लिए कम इम्पोर्टेंट विषय है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस स्कीम का हमारी आर्म्ड फोर्सेस पर क्या असर पड़ने वाला है और हमारी आर्म्ड फोर्सेस की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस पर क्या असर पड़ेगा। कॉम्बैट इफेक्टिवनेस का मतलब हिंदी में अगर मैं कहूँ, लड़ाई या युद्ध के दौरान इनकी प्रभावशीलता कितनी होगी। क्या वे लड़ाई करने के लिए सक्षम होंगे, क्या वो तैयार होंगे, और अगर वो लड़ते भी हैं तो उनकी प्रभावशीलता, उनकी इफेक्टिवनेस कितनी होगी। ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी और नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये मेरे लिए सेकेंडरी है। यहाँ पर और भी प्रॉब्लम्स है, जैसे जब 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ये अग्निवीर अपने यूनिट को ज्वाइन करेंगे, तब वहाँ पर जो उनके कमांडर होंगे वो इन अग्निवीरों को क्या पूरी कमिटमेंट के साथ ट्रेन करेंगे या कर सकेंगे, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो वहाँ पर कमांडर्स होंगे उनको भी पता होगा कि 4 साल के बाद 75% तो बाहर जाने ही वाले हैं, और अगर इनको मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रेनिंग दे दूँ और बहुत हमारे अंदरूनी जो ये राज अगर जान ले तो कल को प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए अपनी ट्रेनिंग को ख़त्म करने के बाद जब ये अपनी यूनिट को ज्वाइन करेंगे अग्निवीर, तो ये अपने यूनिट्स के साथ अगले 3 या 3.5 सालों तक रहेंगे। इस दौरान वो जिस बेस पर पोस्टेड है वहाँ की काफ़ी सारी जानकारी वो जान जाएंगे कि उस यूनिट में कितने सिपाही हैं, वहाँ पर क्या क्या इक्विपमेंट है, वहाँ पर गोला बारूद या एम्यूनिशन को कहाँ पर स्टोर किया जाता है, उसकी क्या सिक्योरिटी है, क्या वहाँ पर अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। तो ये सारी की सारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमारे इन अग्निवीरों को पता चल जाएगी। अब मान लीजिए 4 साल के बाद जब वो बाहर निकलता है, उसको कोई नौकरी नहीं मिलती, लेकिन उसके पास ये सारी इंपॉर्टेंट इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, तब वो इस इन्फॉर्मेशन का गलत फायदा उठा सकता है। इस इन्फॉर्मेशन को बेच करके वो पैसा कमाने की कोशिश कर सकता है, या अगर ये अग्निवीर किसी ऐसे गैंग में शामिल हो जाता है तो इन बेसिस की सुरक्षा पर बहुत ही एक बुरा असर पड़ेगा। 4 सालों बाद जब वो निकल करके बाहर आएगा अग्निवीर, तो वो क्या नौकरी उसको मिलेगी। ऐसी तो कोई बहुत ज़्यादा स्किल्स की ट्रेनिंग तो होने वाली नहीं है फौज में। फौज में उसको क्या सिखाएंगे कि फिजिकल फिटनेस सिखाया जाएगा थोड़ा बहुत, और उसके बाद वेपन्स ट्रेनिंग कि बंदूक कैसे चलाया जाए, ग्रेनेड को कैसे हैंडल करें, वगैरह वगैरह जो भी उनकी ट्रेनिंग होगी उसकी ट्रेनिंग उसको मिलेगी। अब बाहर आने के बाद ये सारी ट्रेनिंग कहाँ पर अप्लाई होगी, आप सोच करके देखिए कि बंदूक चलाने की ट्रेनिंग कहाँ पर काम आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो CAPF जिसको बोलते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, या फिर हमारे जो स्टेट पुलिस फोर्सेस है, BSF वगैरह, इन सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इसकी ट्रेनिंग काम में आ सकती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे एक्स सर्विसमैन की क्या हालात है, इन सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में उनको कितनी नौकरियां वास्तव में मिल रही हैं। जब इन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो इनको जाना पड़ेगा बाहर प्राइवेट में नौकरी करने के लिए, और तब उनको वहां पर किस तरह की नौकरी मिलेगी। हम ये देखते हैं कि कई एक्स सर्विसमैन किसी ATM में सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं, या किसी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं, या किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में बाहर दोबारा वो सिक्योरिटी गार्ड का ही काम उनको मिलता है। क्या इस काम से वो सचमुच में संतुष्ट होंगे? खास करके हमको ये याद रखना चाहिए कि जो अग्निवीर निकलेंगे वो सब एकदम यंग एज के होंगे, क्योंकि सरकार 17.5 से लेकर के 21 वर्ष के नौजवानों को भर्ती कर रही है। तो मान लीजिए कोई 18 वर्ष की उम्र में इस अग्निपथ प्रोग्राम में एनरोल हो जाता है, और 4 वर्षों बाद 22 साल में वो बाहर निकलता है, और उसके पास ये सारी ट्रेनिंग है, और एक 22 वर्ष के युवा में काफ़ी सारे एम्बिशंस होते हैं। जब वो देखता है कि उसको नौकरियां नहीं मिल रही, जब वो देख रहा है कि जो नौकरी मिल भी रही है वहाँ पर तनख्वाह बहुत ही कम है, 10,000 12,000, जो बहुत ही बेसिक सैलरी है आजकल के ज़माने में, तो उस सैलरी में या उस वेतन में उसको लगता है कि भाई मेरे एम्बिशंस तो सारे पूरे नहीं होने वाले,
तो आप सोचो कि वो करेगा क्या। उसके पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो वो बेच सकता है, या उसके पास ऐसी ट्रेनिंग है वेपन्स की, वो किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है, जैसे मान लीजिए इस्लामिक जिहाद या नक्सलाइट्स, या किसी भी नए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है, या वह एक अपना खुद का एक नया एंटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन शुरू भी कर सकता है। और क्योंकि वो जवान हमारी आर्मी से ही ट्रेंड होगा, तो उसकी ट्रेनिंग भी, मान लीजिए उसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है, तो वो उस ट्रेनिंग का गलत उपयोग कर सकता है बाहर आने के बाद। तो ऐसे एक नौजवान को या ऐसे नौजवानों के ग्रुप को रोकना काफी मुश्किल होगा। मैं इस विषय पर सोच रहा था और मैं अपने एक मित्र से इस विषय पर बात भी कर रहा था। तो मैं उसको समझा रहा था कि भाई देखो, ये जब अग्निवीर बाहर आ जाएंगे और इनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, तो मान लीजिए ये किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन में, इस्लामिक जिहाद की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो उस टेरर ऑर्गेनाइजेशन के पास वो सारी इंपॉर्टेंट सीक्रेट इंफॉर्मेशन चली जाएगी जो उस अग्निवीर के पास है, और वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी सेना पर हमला करने के लिए। तो ये सिक्योरिटी का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में। अब आप इसी विषय को एक और एंगल से सोच करके देखिए। मैंने अपने मित्र से कहा कि भाई ये जो इस्लामिक टेररिज्म की प्रॉब्लम है वो कहीं बढ़ ना जाए इस स्कीम के आने के बाद। मैंने उसको कहा कि मान लीजिए अगर कोई इस्लामिक टेररिज्म का ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और वो ये देख रहे हैं कि अग्निपथ नाम का एक नया स्कीम आ गया है जिसमें नौजवानों को लिया जाएगा, उनको ट्रेन भी किया जाएगा, उनको वेतन भी दिया जाएगा, 4 साल बाद जब वो आएंगे बाहर तो उनको लगभग 12 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। तो ये सारे एडवांटेजेस वो देख रहे हैं। तो क्या होगा अगर ये इस्लामिक टेररिज्म वाले अपने कुछ जवान बंदों को वो भेज देते हैं इस अग्निपथ स्कीम में शामिल होने के लिए, ताकि वो ट्रेन हो जाए 4 वर्षों तक, और 4 वर्षों के बाद उनको कुछ पैसा भी मिल जाए 10-12 लाख। अगर ये काम वो करने लग जाते हैं तो उनके लिए तो सोना ही सोना है, चांदी ही चांदी है, क्योंकि आप देखो इनकी सारी की सारी ट्रेनिंग कॉस्ट कट हो गई। ये अपना पूरा का पूरा ट्रेनिंग आउटसोर्स कर देंगे इंडियन आर्मी या इंडियन आर्म फोर्सेस को। तो ट्रेनिंग करेगी हमारी ही फोर्स, और जब ये लोग बाहर निकलेंगे तो ये हमारे ही देश पर, हमारी ही देश की दी गई ट्रेनिंग को यूज कर कर हमला करेंगे। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि देखो ऐसा हो सकता है भविष्य में। लेकिन लगभग 2 दिनों बाद जब मैंने अपने दोस्त से बात करी और मैं न्यूज़ के वेबसाइट्स कुछ पढ़ रहा था, तब मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि कई सारे इस्लामिक संगठन इस अग्निपथ योजना को प्रमोट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कानपुर में कई इमामों ने इस स्कीम को प्रमोट किया। कानपुर में, लखनऊ में, केरल में और देश में कई जगहों पर इमामों ने, मौलवियों ने इस स्कीम को प्रमोट किया। जुम्मे की नमाज के बाद जब उनकी तकरीरें दी जाती हैं, तब उन्होंने ये ऐलान किया कि मुस्लिम युवाओं को इस स्कीम का पूरा फायदा उठाना चाहिए। इसके लिए खत भी लिखेंगे आप? नहीं, आइम्मा मसाजिद तो हम खत लिखेंगे। अभी तो हमने 5-6 इमामों से बात की है फ़ोन पर, और उनको मैंने कहा है वो आज इंशाअल्लाह जुमे में लोगों को कहेंगे। अगले जुमे तक हमारा बाकायदा ख़त जारी होगा, और उस ख़त में तमाम आइम्मा मसाजिद से अपील होगी कि मुस्लिम नौजवानों से अपील करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देश की सुरक्षा में अपना पार्ट अदा करें, और इस योजना से जुड़ करके दोनों तरह के लाभ हासिल करें। एक तो धन का और बेरोज़गारी से का लाभ होगा उनको, दूसरी चीज़ ये देश की एकता अखंडता के लिए उनकी कुर्बानियाँ होंगी। ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव हाजी सली साफ तौर पे कह रहे हैं कि मुस्लिम युवाओं के लिए बेहद फायदेमंद ये स्कीम है, अग्निपथ योजना है, और अग्निपथ योजना का फायदा उठाना चाहिए। साथ ही तमाम इमामों को पत्र लिखा है और कहा है कि उनको समझाया जाए कि कैसे अग्निपथ योजना मुस्लिम युवाओं के लिए खासतौर से फायदेमंद है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी इस योजना का समर्थन किया है। वैसे मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि मैं बीजेपी का भक्त नहीं हूँ और मैं मोदी जी का भी भक्त नहीं हूँ, लेकिन ये जितने भी मैंने नाम लिए कि जो मुस्लिम संगठन हैं और खास करके एएमयू जैसे जो संगठन हैं और उनमें जो लोग हैं, आपको पता है पिछले 7 या 8 वर्षों से इन्होंने एक नैरेटिव चलाया हुआ है कि भाई मुसलमान खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है।
तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई इनका जो नैरेटिव है कि भाई मुस्लिम डरा हुआ है, मुस्लिम डरा हुआ है, ये सरकार मुसलमानों को मार देगी, खत्म कर देगी, तो ऐसे लोग अचानक इस अग्निपथ स्कीम की तारीफ क्यों कर रहे हैं? ये एक सोचने का विषय है, हमको ये सोचना पड़ेगा। तो जैसा आप देख सकते हैं, इस स्कीम के आने के बाद कई सारी चुनौतियां या कई सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकती है। तो दोस्तों, ये था वीडियो का दूसरा भाग। वीडियो का तीसरा भाग कल अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।